नमस्कार, मैं पीयूष सिंह राष्ट्रवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं महंगाई पर चर्चा करने जा रहा हूं और हमारे साथ राष्ट्रवाद न्यूज के एडिटर इन चीफ शैलेश पांडे जी और राजनीतिक विशेषज्ञ साहबदीन पांडे जी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महंगाई की मार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जनता उससे त्राही त्राही कर रही है। पेट्रोल के दाम 100 के पार चले गए हैं, जो कि आम आदमी के जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। साथ ही साथ लोगों की लॉकडाउन की वजह से इनकम बंद है, लेकिन लाइट बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, स्कूल की फीस, इस तरह की कई सारी जो रोजमर्रा की उनकी जरूरत है, जो उनके खर्चे हैं, उसमें कोई कटौती नहीं की जा रही, कोई रियायत नहीं दी जा रही है। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है और क्या सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आम जनता को राहत मिले। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रवाद न्यूज के इस शो में। पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्यों स्कूल फीस को लेके, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है और स्कूल बंद चल रहे हैं, लोगों की जो बच्चों की पढ़ाई है वो ऑनलाइन से हो रही है, तो क्या कारण है कि स्कूल की फीस को कम नहीं किया जा रहा है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई गाइडलाइंस नहीं ला रही है? देखिए पीयूष जी, सरकार को तो गाइडलाइंस लाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है सबका इनकम कम हुआ है, चाहे वो सैलरी क्लास हो चाहे बिजनेस क्लास हो। तो 4-4 महीने का जो लॉकडाउन था, 2 महीना पिछले साल और 2 महीना अभी जो करेंट अप्रैल मई में हुआ, तो सबके इनकम मोस्टली सब लोग प्रभावित हुए हैं। तो हम स्कूल वालों को भी नहीं बोल सकते कि नहीं तुम कम करो। सरकार को इसमें गाइडलाइन चाहिए, या तो स्कूल वालों को कुछ रियायत दें या तो पब्लिक के अकाउंट्स में डायरेक्ट जो है कैश ट्रांसफर करें, उनको कुछ रिलीफ दें, क्योंकि बहुत मुश्किल होने वाली है। एक एक आदमी तो ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जिनके परिवार के 2, 3, 4 बच्चे, खुद के बेटे, नाती, पोता, लड़की मिला के 3-4 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो 3-4 बच्चों के लिए वो समझो 3-4 लाख रुपया। आज जूनियर केजी, सीनियर केजी का एक मिनिमम फीस, एवरेज फीस जो है 50,000 रुपये साल का है। 4 बच्चे भी हैं, अगर 2 बच्चे भी हैं तो 1,000 रुपया, मतलब लाख रुपया साल का लगता ही है। तो ये सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। सरकार को चाहिए कि कुछ गाइडलाइंस करे, स्कूल ओनर्स को इंस्ट्रक्शन देवे, अगर नहीं देना है तो डायरेक्ट जो है पब्लिक के अकाउंट में कैश ट्रांसफर करे, उनको कुछ न कुछ बेनिफिट देवे, तब वो उनको रिलैक्स होंगे। नहीं तो बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है। और ऊपर से महंगाई इस तरह की है कि एक तो इनकम कम है और जो रोज के खर्चे हैं, एवरेज एक 25% तो महंगाई बढ़ी गई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। जिसका 10,000 है उसका 12,500 तो ऐसे ही खर्चा हो गया। जिसका 10,000 महीना हो रहा था, 25% महंगाई की वजह से 12,500 महीने का खर्चा हो रहा है। तो सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कुछ न कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। तो केंद्र सरकार के पास और भी काम है, तो कम से कम राज्य सरकार तो आए सामने कि हाँ चलिए हम ये रियायत दे रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अब खाली राज्य सरकार के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते। समझो मेरा बेटा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है, तो राज्य सरकार उसमें क्या करेगी? समझो मेरा बेटा IIT में पढ़ रहा है, तो उसमें राज्य सरकार क्या करेगी? दोनों सरकारों को मिलके आपस में बात करके कदम लेना चाहिए। खाली राज्य सरकार के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते, खाली केंद्र सरकार के ऊपर आप नहीं कर सकते। दोनों को मिलके कोऑपरेशन के साथ में बातचीत आपस में करके एक कुछ न कुछ पब्लिक को एक रिलैक्सेशन देना चाहिए। शैलेश जी, हम आपके पास आ रहे हैं कि ये जो लाइट बिल है, लाइट बिल के ऊपर बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी चीजें हुई, लोग सच में प्रॉब्लम में हैं, लोगों की लाइट काट दी जा रही है। क्या कहना है इसका? यहाँ पे तो सरकार, ये तो राज्य सरकार का मुद्दा है, तो राज्य सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है? पीयूष जी, आपने सबसे पहला प्रश्न महंगाई पर किया, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी पे किया। मैं दोनों प्रश्नों का एक साथ जवाब देना चाहूँगा। जहाँ तक महंगाई का विषय है, तो जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा नारा दिया था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार। लेकिन मोदी की सरकार 5 साल रही, उसके बाद अब लगभग 2-2.5 साल होने को आया है। लेकिन
पिछले चलिए ठीक है, पिछले ये 1.5 सालों में ये कोरोना का काल रहा। इस काल में हम समझ सकते हैं कि अस्त व्यस्त हुआ है पूरा अर्थव्यवस्था, कुछ आगे पीछे हुआ, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अन्य देशों की तुलना में महंगाई हमारे हिंदुस्तान में बढ़ा। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, छोटा सा देश है, वहाँ उतनी महंगाई नहीं बढ़ी। वहाँ की जो जीडीपी रही वो हिंदुस्तान की अपेक्षा स्थिर रही, ज़्यादा रही। हमारे यहाँ क्या ऐसा कारण रहा कि जीडीपी गिरती गई? कहीं न कहीं केंद्र सरकार की असफलता मैं मानूंगा इसको। दूसरी बात, जो राहत की बात रही, चाहे स्कूल का विषय हो, टैक्स का विषय हो, इलेक्ट्रिसिटी का विषय हो, आज हम कहते हैं कि मोदी जी की विदेश नीति बहुत अच्छी है। तो मोदी जी की अगर विदेश नीति बहुत अच्छी है तो मोदी जी ने इन 7 सालों में बहुत सारे देशों का दौरा किया, तो उन देशों ने इस कोविड पर नियंत्रण करते हुए अपने देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से कंट्रोल किया और बचा कर रखा, और उसके साथ साथ अपने देश के नागरिकों को जो उन्होंने बेनिफिट्स दिया, जो उन्होंने राहत पहुंचाई, फिर वो फाइनेंशियली हो या फिर अलग तरीके से हो, डायरेक्ट बैंकों में, अकाउंट्स में लोगों के पैसे दिए गए, ये राहत पहुंचाई गई अमेरिका में और अन्य यूरोपीय देशों में। हिंदुस्तान में मेरा ये प्रश्न है, मोदी जी टेलीविजन पे आते हैं और एक बहुत बड़े पैकेज का अनाउंसमेंट करते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का हम राहत पैकेज देशवासियों के लिए लाए। 20 लाख करोड़, सॉरी, मैं 20 लाख करोड़ का। मेरा ये सवाल है कि क्या केंद्र सरकार ने उस 20 लाख करोड़ का बाइफरकेशन देश के नागरिकों को अब तक दिया है क्या? मुझे केंद्र का कोई भी मंत्री ये समझाए इस देश के नागरिक को कि वो 20 लाख करोड़ में जो 130 करोड़ देश के नागरिकों की, भाइयों और बहनों की बात मोदी जी करते हैं, तो 20 लाख करोड़ में कितने करोड़ भाइयों के जेब में या अकाउंट में वो डायरेक्ट पैसे गए? कितने लोगों के एजुकेशन के फीस माफ किए गए? कितने लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में राहत दी गई? कितने लोगों के जो टैक्स का बिल रहा उसमें राहत पहुंचाया गया? आपने कहीं क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के समन्वय से ये सारी चीजें माफ की गई? क्या किसी नागरिकों को राहत पहुंचाई गई? ठीक है, कामगारों को आपने कुछ पैसे दिए, किसानों को कुछ पैसे दिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, अनाज दिया, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, इस कोरोना की पीरियड में सबसे ज्यादा कमर अगर किसी की टूटी है तो लोअर मिडिल क्लास की कमर है। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, अति मध्यम वर्गीय लोग हैं, आज कईयों की नौकरियां छूट गई, कईयों की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, लघु उद्योग थे, वो कंपनियां बंद हो गई हैं और वो एक व्यापारी रास्ते पे आ गया। उसके साथ उसके काम करने वाले 8 से 10 मजदूर भी आज बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार, केंद्र सरकार न लोगों को राहत दे पा रही है, न लोगों की जान बचा पा रही है, और न ही बेरोजगार होने से बचा पा रही है, न तो नए रोजगारों का सृजन कर पा रही है। मैं आज भी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से यह आह्वान करूंगा कि आप से बड़ी उम्मीद है देश की जनता को, आप वो 20 लाख करोड़ का हिसाब देश की जनता को दीजिए, और उसमें से अगर कुछ बचा खुचा पैसा हो तो डायरेक्ट लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों के वो भी खा सके, वो भी जी सके, उनके भी बच्चे पढ़ सके, उनके घर में भी बिजली जल सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों की बिजलियां भी काटी जा चुकी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मिलकर ये बिजली कंपनियों को भी कुछ तो पब्लिक का जो बिल है उसमें से कुछ कटौती करना चाहिए, कुछ माफी देना चाहिए, या सरकार उसमें 20 लाख करोड़ में से दे दे उसमें से। मेरा सवाल ये है कि अभी लोग जहाँ पे कुछ धांधलियां होती है छोटी मोटी, वहां पे आरटीआई डाल के इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो आप भी आरटीआई डाल के इंफॉर्मेशन निकालो ना कि 20 लाख करोड़ आपने कहाँ खर्चा किया है। इसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या किसी ने रोका नहीं है आपको। जी बिल्कुल, देखिए आरटीआई कोई भी डाल सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर केंद्र सरकार की और सरकार की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है?
आज मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, मेरे नागरिकों के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मुझे क्या उसका पूरा आकलन या उसका ब्यौरा देश की जनता को देना चाहिए या नहीं देना? देश की जनता को क्या देश की सारी 130 करोड़ जनता के आरटीआई मांगने जाएगी? आरटीआई तो एक लोगों को मारना है, वो तो इन्फॉर्मेशन जब निकले हो तो सबको मालूम देखिए, पड़ेगा। जिसने मारा होगा वो तो मारा होगा, वो चीजें सामने आएंगी, लेकिन सरकार का भी तो कर्तव्य और दायित्व है कि नहीं जनता के प्रति। जो सरकार ने जो योजनाएं लाई, जो लोगों को राहत दी, सरकार ने तो बोला कि भाई हमने इतने लोगों को राहत दिया, इतने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी हमने लोन माफ किया है, ये किया है, वो किया। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अरे कौन सी इंडस्ट्री का लोन माफ किया? आज अगर लोन माफ किए होते तो मैं आपके आंकड़े बताऊंगा कितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, कितने, चाहे जो भी औद्योगिक क्षेत्र थे, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे अन्य क्षेत्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो, हालात आप जाके देखिए। धरातल पे बात करना चाहिए। हालात तो ये हैं कि आज अगर आप बात करते हो महंगाई की या रोजगार बंद हो गए हैं, आज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाओ, वहां पे लाइन लगी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने की, किसी का सेल डाउन नहीं हुआ। चाहे कार इंडस्ट्री आप ले लो, किसी का सेल डाउन नहीं हुआ। कोई भी प्रोडक्ट की मोबाइल इंडस्ट्री ले लो, किसी का सेल डाउन नहीं हुआ। आप कैसे बोल रहे हो कि लोगों को प्रॉब्लम है? जब लोगों को प्रॉब्लम है तो इतनी गाड़ियां बिक कहाँ रही है, इतनी मोबाइल्स कहाँ बिक रही हैं, इतने प्रोडक्ट्स कहाँ बिक रहे हैं? देखिए, मैंने जो बात की वो लोअर मिडिल क्लास की बात की। तो गाड़ियां जो है ये अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग गाड़ियां खरीद रहे होंगे। कई लोग तो इस माहौल में भी इस बाइक बिक रही है, बाइक तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास यूज इस करता है। माहौल में भी इस माहौल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीजें हो रही हैं। वो चीज मुझे प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में भी दिख रहा है, वो भी बाकी सारी इंडस्ट्री में भी दिख रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोअर मिडिल क्लास गरीबों को जो राहत पैकेज, जो राहत डायरेक्ट राहत लोगों को देनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं नहीं मिली है। वो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि अभी कोरोना खत्म हो गया है या खत्म हो रहा है तो अब जरूरत नहीं है लोगों को। मैं आपको गिना दूं कि बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने ये पिछले 4-5 महीने में कहीं न कहीं से रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, किसी न किसी व्यक्ति से कर्जा मांग के भी अपने घर को चला रहे, कर्जदार भी बन गए। तो वो उनका कर्जा कहां से वापस किया जाएगा? अगर इसी बीच में टैक्स का विषय है, एजुकेशन का विषय है, इलेक्ट्रिसिटी का विषय है, ये अगर राहत देती है, मुझे लगता है कि कुछ राहत होगी जनता को। पीयूष जी, जैसा मुझे याद है कि लास्ट ईयर जब मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जब डिक्लेयर किया था, उसमें एग्जैक्ट फिगर आई डोंट नो, 50-60 हजार करोड़ बिजली कंपनियों के लिए दिया गया था। अब केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि बिजली कंपनियों को से पूछे कि आपको ये 60,000 50,000 करोड़ का ये पैकेज क्यों दिया गया था। तो सर वो राज्य सरकार के अंडर में आता है, एक बार राज्य सरकार तो पूछ के देख सकती है। हम अब देखो, सरकार से मतलब केंद्र या राज्य कोई भी जिसके इसमें केंद्र सरकार बार-बार लाने की जरूरत ही क्या? सरकार जिसके टेरिटरी में आता हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सरकार जिसके टेरिटरी में आता है, या केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को डायरेक्ट कर सकती है। यस, हमने जो है 60,000 करोड़ बिजली कंपनियों को दिया है, आप जो है बिजली कंपनियों से पूछिए कि वो बेनिफिट आपने डायरेक्ट कस्टमर को ट्रांसफर क्यों नहीं किया, बिजली बिल पे भी आपने सब्सिडी क्यों नहीं किया। उनका बिल 1 महीने का, 1 दिन का, 5 दिन का, 2 महीने का, जितना भी वो 60,000 करोड़ में से क्या एक आदमी का शेयर आता है, आपने रिजेक्शन दिया कि नहीं दिया। देखो पीयूष जी, जो देता है जिम्मेदारी उसी की है कि वो पूछे कि भाई मैंने दिया, आपने आगे सप्लाई किया कि नहीं, आपने आगे जो है फॉरवर्ड किया कि नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात, जो आप बोल रहे हैं कि बाइक भी बिकी, यस बाइक बिकी, नो डाउट। बाइक देखिए पीयूष जी, मजबूरी में बिकी। जब ट्रेन बंद है, बस बंद है, yes. अपने वर्किंग प्लेस पे हमको जाना है, पब्लिक व्हीकल सारे बंद थे, तो मजबूरी प्राइवेट बाइक तो ऐसे भी बिकी। बहुत हमने कहीं से भी 10-15 हजार रुपए अरेंज किया, दोस्तों यारों या किधर से भी अपना गिरवी रख के, गहना गिरवी रख के, जमीन गिरवी रख के 10-20 हजार रुपया अरेंज किया, बाकी का 50-60 हजार रुपया फाइनेंस किया, क्योंकि हमको अपने वर्क प्लेस पे जाना है, ट्रेन बंद है, बस बंद है। वो ऊपर से मैंने वो बर्डन अपने ऊपर और ले लिया, उसका इंटरेस्ट भी हमको पे करना है। हमने 10-15 हजार डाउन पेमेंट किया, 50-60 हजार लोन किया, और
हमको अपने वर्क प्लेस पे जाना है क्योंकि ट्रेन बसेस बंद है लॉकडाउन भी है। या चालू भी है, तो उसमें इतना रश है, इतना ट्रैफिक है कि अपने टाइम से हम जॉब पे नहीं पहुंच सकते। तो बाइक बिकने से, मोबाइल बिकने से आप ऐसा नहीं कर सकते कि मंदी नहीं है, लोग परेशान नहीं है। लोगों को परेशानी है, जेन्युइन परेशानी है, सबका व्यापार, सबका नौकरी इफेक्टेड है। अब इसको कोई माने, मैं नहीं 100% इफेक्टेड है। कुछ लोग होंगे जो पॉपुलेशन का 5% 10% वो एकदम उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 90% 95% तो लोग अफेक्टेड हैं। पांडे जी, इस कोरोना के दौरान कितने परिवार पूरे देश में अगर आंकड़े निकालेंगे तो हजारों की संख्या में मिलेंगे मेरे हिसाब से, कि जिनके परिवार के 3-3 4-4 लोग कोरोना में हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जो मिडिल क्लास के थे, थोड़े बहुत पैसे थे उनके पास, प्राइवेट हॉस्पिटलों में गए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने के बाद एक पेशेंट का बिल आ रहा है 10 लाख, किसी का आ रहा है 12 लाख, किसी का आ रहा है 15 लाख। तो आदमी की जो सेविंग थी वो सेविंग तो सारी खत्म हो गई। कई परिवार मैंने ऐसे देखे अभी कि देश के अंदर ये सैकड़ों में आंकड़ा होगा, हो सकता है कि एक परिवार में 3-3 4-4 लोग खत्म हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उनका निधन हो गया। बिल्कुल। आज मुझे बताइए उस परिवार की अर्थव्यवस्था को कौन चलाएगा, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, जहाँ पे पुरुष जो कमाने वाला था वो खत्म हो गया, कोई एक महिला है वो मतलब कमाई नहीं कर रही है, बेरोजगार है, तो वो परिवार कैसे चलाया जाएगा? मेरा क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं, लिया? मेरा एक सवाल है। सारे लोगों को कौन संभालेगा? मेरा सवाल ये है कि आज के लगभग 5 साल या 4 साल पहले प्रधानमंत्री जी की एक योजना आई थी, कुछ तो मेडिकल को लेके सबके अकाउंट से 1-1 रुपए या कुछ काटे गए थे। लगभग हर अकाउंट से कटे थे, लगभग हर अकाउंट से कटे थे, आज भी कट रहे हैं, साल में महीने में एक बार कटता है वो। कितने जनप्रतिनिधि ने मार्केट में गए, अपने टेरिटरी में गए और उनको लोगों को ये समझाने की कोशिश की, भाई आप अपने बैंक स्टेटमेंट में देखो वो 1 रुपया कटा है, आपको 3 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है, आप उससे वो इलाज करवा सकते हो। ऐसा नहीं था, उसमें कोरोना को भी कंसीडर किया गया कि उस इंश्योरेंस से आप कोरोना का इलाज करवा सकते हो। कितने ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जाके इतने लोगों को समझाया? मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए, अभी 1 रुपया कटा है, देखो सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनती है बैंक की। बैंक एक एसएमएस भेजती है, उसका चार्ज देती है, एटीएम सर्विस देती है, उसका चार्ज देती है, चेकबुक देती है, उसका चार्ज देती है, आरटीजीएस एनएफटी करते हैं, उसका भी चार्ज देती है। तो बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है इस टाइप का मैसेज अपने कस्टमर को भेजे। सर, आता है यस, मैसेज? नहीं आता पीयूष जी। मैं एक सिंगल आदमी हूं, कितने लोग आए आप बताइए? नहीं आता। तो आप बैंक स्टेटमेंट भी तो पासबुक तो नहीं, प्रिंट तो करा रहे हो आप बताइए ना, आप बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी का प्रवक्ता यहाँ हम बीजेपी के प्रवक्ता की बात नहीं कर रहे हैं। मैं मेरा सवाल ये है, मैं जनप्रतिनिधि, मैं ये कह रहा हूँ, हर जिम्मेदारी क्या नरेंद्र मोदी की या उद्धव ठाकरे की है? मैं क्या करूं? आप अगर पीयूष जी, जिसको आप वोट देके नगर सेवक बनाए हो, जिसको आप वोट देके विधायक बनाए, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है अपनी जनता की। बनती है, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, बनती है, लेकिन बैंक की सबसे पहले जिम्मेदारी ये बनती है कि उसने 1 रुपया काटा, क्यों काटा, अपने कस्टमर को वो इंटीमेट नहीं कर सकती। यस, हमने 1 रुपया डिडक्ट किया है, 1 रुपए में आपका 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का इंश्योरेंस है। सर, पहली बात, हर महीना बैंक स्टेटमेंट भेजती है लोगों को कि भाई आपको जहाँ चार्ज में दिक्कत हो आप हमको बताओ। और पहली बात तो बिगर तो बैंक स्टेटमेंट में वो इंश्योरेंस का रहता है, कितना पैसा है, कितने है। अकाउंट में आया, बताइए कितने अकाउंट में आया? एक आता है, इंश्योरेंस आता आया। है। इंश्योरेंस का पैसा क्लेम होता है, वो अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। अरे तो आपका इंश्योरेंस अभी क्लेम होने लायक हो गया है या आपके अकाउंट में इतना पैसा आया है? पीयूष जी, मुझे ऐसा क्या खूब याद है। बैंक ने बताया क्या? खूब याद है, पहले बैंकों ने एक फैसिलिटी दिया था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा अकाउंट है, उसने फैसिलिटी दिया था कि आपको 50 रुपीज पर लैक्स पर एनम अगर आप जो है देते हो तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन वो क्या होता था कि जो कस्टमर था उनका, उसके एग्रीमेंट के बाद, यस आई एम रेडी टू टेक दिस इंश्योरेंस, तब वो 50 रुपया पर लाख पर एनम कटता था। 1 रुपया, पहली बात तो यही गलत है कि बगैर कस्टमर के एग्रीमेंट के वो काट लिया गया।
पहली बात तो यही गलत है। ये बैंक की लूट बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट की लूट बोलो, या जो भी उसमें इन्वॉल्व है आरबीआई की लूट बोलो, पहली बात तो ये गलत है। ये होना नहीं चाहिए। अगर हुआ तो बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कस्टमर को एसएमएस भेजे, यस वी हैव डिडक्टेड योर 1 रुपीज एंड यू आर इंश्योर्ड फॉर 1 लाख रुपीज फॉर ट्रीटमेंट। कम से कम मुझे तो मैसेज नहीं आया, मेरे जानने वाले ने आज तक पहला क्वेश्चन आपने पूछा है और आज मेरे संज्ञान में आया कि नहीं 1 रुपया इसके लिए कटता है। अभी तक हम समझते थे जैसे चेकबुक के लिए कटता था, जैसे एटीएम विड्रॉल के लिए हमारा जो ट्रांजैक्शन लिमिट थी वो क्रॉस हो गया था उसके लिए कट गया था, वैसे मैं समझा हो सकता है वो कोई राउंड ऑफ करने के चक्कर में 1 रुपया काट दिया। अच्छा, अब अंतिम सवाल मेरा दोनों लोगों से है, एक एक करके जवाब दीजिएगा। निदान क्या है इसके लिए? सबसे बड़ी चीज की अब करना क्या चाहिए? अभी तो जो होना था वो हो गया। करना ये चाहिए कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील जैसे रिच कंट्री जहाँ के 100% लोग डिपेंडेंट हैं, उनको किसी की असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, किसी सरकारी मदद की जरूरत नहीं है, फिर भी वहाँ की सरकारों ने अपने सिटीजन्स के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके उनको रिलैक्स दिया, उनको रिलीफ दिया। हम तो गरीब प्रधान देश वाले हैं। यहाँ तो जो है 80% 75% लोग जो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो इनका 6 लाख 7 लाख पर एनम का जो क्राइटेरिया है उसके नीचे कमाने वाले हम लोग हैं, मैक्सिमम यहाँ की जो पॉपुलेशन है। तो सरकार को चाहिए कि अपने सिटीजन्स के खाते में, अभी तो जनधन खाता भी सबका खुल गया है, अभी तो 75-80% जो है पॉपुलर जो है बैंक अकाउंट से हो गई है, तो सबके खाते में डायरेक्ट कुछ न कुछ ट्रांसफर करके उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। नहीं तो अभी जो शैलेश जी बोल रहे थे कि अभी तक लोगों ने अपने सेविंग से काम चलाया, अभी तो सेविंग खत्म हो गई ना, अब कैसे काम चलाएं? कई लोगों ने कर्जा लेके भी काम किया है इस दौरान। चलो कर्जा हो गया, जिनके जो हैंड टू माउथ थे, रोज कुआं खोदो पानी पियो, जो हालत अभी तो है। सेविंग पहले खत्म हो जैसा गई। इन्होंने बोला कि सरकार को अब कुछ पैसा लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, आपका क्या कहना है? क्या देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिस सेक्टर में सरकार ने डायरेक्ट लोगों को उनके जेब में मदद पहुंचानी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो बच्चा 2 साल स्कूल गया ही नहीं, ऑनलाइन पढ़ रहा है कि ऑफलाइन पढ़ रहा है किसी कुछ पता ही नहीं, लेकिन फीस जितनी ली जाती थी उतनी ही ली गई। क्या वो स्कूल सारे जितने उनके स्टाफ थे या टीचर्स थे या दूसरे स्टाफ थे, उनको सारे लोगों को क्या घर बैठा के पेमेंट दिया है क्या? तो ये जो पेरेंट्स के जेबों से पैसे निकाले गए एजुकेशन सेक्टर का, ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं कहता हूँ ये कहीं ना कहीं ये राहत सरकार ने देनी चाहिए। ठीक है, चलो इतनी बड़ी स्कूलें आप लेके बैठे हैं तो सरकार ने उनको या तो सब्सिडी दे दो या किसी न किसी माध्यम से उनको राहत दे दो, या 10% 20% फीस की सब्सिडी गवर्नमेंट दे। दूसरी चीज जो दूसरे सेक्टर है जैसे टैक्स है, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में, उसमें आपने 10% 20% राहत देनी चाहिए। टैक्सेशन में आपने राहत देना चाहिए था। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपने सब्सिडी देके उस कंपनी का आप सारे, आज तो प्राइवेटाइजेशन हो गए। आज देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो सारी कंपनियां तो प्राइवेट हो गई। देश की कंपनियां रही कहां? अब तो अडानी, अंबानी और इनका उनका ये सारी कंपनियां हो गई हैं। और वो किसके हाथ में? वो तो सरकारों का हाथ में। सरकारें तो उनको दामाद की तरह ट्रीट कर रही हैं। एक बात और, तो अपने दामाद को भी तो समझाया जा सकता है कि चलिए आपको इस फला सेक्टर में राहत देना है। मेरा शॉर्ट एंड स्वीट इतना ही कहना है कि सब सेक्टर में गवर्नमेंट जहां जहां हो सके वहां वहां लोगों को राहत पहुंचाना चाहिए। दूसरी बात पीयूष जी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, तो सरकारी स्कूल में तो ऐसे भी फीस नहीं है या न के बराबर है। बात यहाँ प्राइवेट स्कूल्स की है, जो नर्सरी और केजी और जूनियर प्राइमरी स्कूल तक जो है 50,000 साल की फीस लगती है एक एवरेज। जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो पूरी की पूरी फीस नहीं लेते, उसमें से पर स्टूडेंट कुछ न कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसे हमारे इनके स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो भले ही 10 रुपया पर हेड जाता हो या 100 रुपया पर हेड जाता हो, वो वहां जाता है। तो सरकारें जब इतने साल से ले रही हैं
और ये पेंडेमिक जो है एक बार आया है 100, 200, 1000 साल में एक बार, तो सरकार क्यों नहीं वो स्टूडेंट के जो है अकाउंट में ट्रांसफर करती है? तो अकाउंट स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करें ना। आजकल मैक्सिमम बच्चों का अकाउंट है, जो नहीं है वो एक दिन में खुल जाएगा। बैंक वालों को डायरेक्ट करें कि तुम स्कूल में जाओ, बैंक में बच्चों का आधार कार्ड है, उनका जो है स्टूडेंट अकाउंट खोल लो, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करें ना। एक रिलीफ देवे ना उनको, एक देवे ना मदद। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत सारे यहाँ पे उपाय हैं जिससे महंगाई को, जिससे लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं लॉकडाउन में इनकम बंद होने से, सरकारों को चाहिए कि अब वो आगे आएं और उन लोगों को रिलीफ दें। इनका कहना ये है कि डायरेक्ट अकाउंट में जो भी रिलीफ फंड है वो डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में जाने चाहिए। इस तरह का जो निदान है वो सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए, जिससे लोगों को राहत हो, क्योंकि त्रासदी बहुत बड़ी है। दास्तान अपराध की, खुलासे साइबर क्राइम की, घटनाएं आतंकवाद की, दिखाएंगे घोटालों का कच्चा चिट्ठा, खोलेंगे भ्रष्टाचार के राज। बने रहिए राष्ट्रवाद के साथ। द स्कैंडल।